नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर 2 पर। मैं हूं सूरज कुमार, बस्ती उत्तर प्रदेश से। जितने बच्चे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 8 व 9 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों आज का ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस क्लास में आप बच्चों सामाजिक विज्ञान के 60 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये देखिए, ये इतिहास से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि सर आपने बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन ले लिया है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपके ही सिलेबस से है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही लिया गया है। हो सकता है जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपने अपने स्कूल में उस चीज़ों को नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आप विश्वास मानिए, यहाँ पर ऐसा पढ़ाया जा रहा है आप लोग को कि उसके क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है और उसको कैसे समझ सकते हैं आज के समय में उदाहरण देके ये भी समझाया जा रहा है, ताकि आप अगर थोड़ा बहुत भी जानते होंगे इस प्रश्न के बारे में, किसी भी शासक का नाम भी सुने होंगे, तो आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ को सामाजिक विज्ञान के जो भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं, इन सभी वीडियो को देख करके पूरी तैयारी करते चलिए। और आप यहाँ से सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश इत्यादि की तैयारी कराई जा रही है। कक्षा 6 व 7 के लिए भी इस तरीके से करवाया जाएगा, वीडियो अपलोड किया जाएगा। मैथ के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उसका लाइव क्लास चलेगा बच्चों। हाँ, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं कि विज्ञान के क्वेश्चनों को कैसे आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो पहला चैनल है एसजे कोचिंग सेंटर, ये चैनल जो है वो एसजे कोचिंग सेंटर 2 है, और आप देख सकते हैं एसजे कोचिंग सेंटर। इस पे जाएंगे और जो अटल आवासीय विद्यालय के लिए अभी जो तैयारी कराई जा रही है, जो विज्ञान के वीडियो डाले जा रहे हैं, इन सभी विज्ञान के वीडियो को यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आपको जाना है। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे और विज्ञान के जितने भी वीडियो वहाँ पर पड़े हुए हैं, उन सभी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लेना है। उसी में से ही क्वेश्चन आप लोगों के भी एग्ज़ाम में फंस जाएगा, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दो सब्जेक्ट की तैयारी में बहुत जल्द ही इसको सामाजिक विज्ञान के भी जितने भी आप लोगों का सिलेबस है, पूरा यहाँ पर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देख के तैयारी कर लीजिए। इसके बाद जो बच्चे कक्षा 6 व 7 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू मिलेगा, और हिंदी का, इंग्लिश का, ये भी सभी क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर हम जितना भी, आप लोग विश्वास मानिए कि जितना भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन को आप तैयार करते चलिए। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हमने की थी। तो चले आज का ये क्लास शुरू करते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को अवश्य देखें, और चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चले देखते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है? विकल्प है 1 अकबर, 2 जहांगीर, 3 शाहजहां या 4 हुमायूं। यहाँ पर सही विकल्प है 2 यानी जहांगीर। और इस उत्तर के पीछे का कारण क्या है? देखिए, कारण ये था कि जहांगीर को कला और प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम था। अगर इसके कॉन्सेप्ट को हम आसान भाषा में समझें, हाँ, तो उसके शासनकाल में चित्रकला में इतनी बारीकियां आ गई थी कि वो एकदम मास्टरपीस बन गई थी। यानी परफेक्शन आ गया था। हाँ, इसका एक छोटा उदाहरण भी दे देते हैं। जरूर। जहांगीर दावा करता था कि अगर किसी चित्र में अलग अलग चित्रकारों ने हिस्से बनाए हैं, तो वो सिर्फ देखकर बता सकता था कि आंखें किसने बनाई हैं और भौएं किसने बनाई हैं। वाह, चित्र को इतनी बारीक नजर से देखना सच में कमाल है। चलिए, इसी के साथ हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, जी बताइए। दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? विकल्प है 1 औरंगजेब, 2 जहांगीर, 3 अकबर, 4 शाहजहां। इसका सही जवाब है 4 शाहजहां। अब इसका कारण यह है कि शाहजहां का पूरा शासनकाल ही वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है
कि शाहजहां ने अपनी सत्ता और साम्राज्य की भव्यता को दिखाने के लिए विशाल और सफेद संगमरमर तथा लाल बलुआ पत्थर की इमारतों का निर्माण करवाया। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ताजमहल ही है, और दिल्ली का लाल किला भी उसी शाही भव्यता का एक शानदार नमूना है। अगले सवाल पर चलते हैं। जी चलिए। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्यु दंड दिया था? विकल्प 1 जहांगीर, विकल्प 2 अकबर, विकल्प 3 शाहजहां या विकल्प 4 औरंगजेब? यहां सही उत्तर है 1 जहांगीर। इस इतिहास के दुखद अध्याय का मुख्य कारण एक राजनीतिक विद्रोह था। यानी पॉलिटिक्स शामिल थी। हाँ, जहांगीर के बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर दी थी और जहांगीर को यह शक था कि गुरु अर्जुन देव जी ने विद्रोही खुसरो की मदद की है। तो आसान कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक राजनीतिक संदेह और टकराव का मामला था, जिसके चलते ये कठोर कदम उठाया गया। उदाहरण के तौर पर इस टकराव ने आगे चलकर मुगल सिख संबंधों को पूरी तरह बदल दिया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह के टकराव से जुड़ा है। प्रश्न 4, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह के आदेश पर की गई थी? विकल्प हैं 1 बहादुर शाह, 2 जहांगीर, 3 औरंगजेब या 4 शाहजहां। इस प्रश्न का सही विकल्प है 3 औरंगजेब। अब पिछला मामला तो राजनीतिक था, इसका कारण क्या था? इसका कारण पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा था। औरंगजेब की नीतियां बेहद कट्टर थीं और वो धर्म परिवर्तन का भारी दबाव बना रहा था। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब कश्मीरी पंडितों का जबरन धर्मांतरण हो रहा था, तो गुरु तेग बहादुर जी ने इसका कड़ा विरोध किया। एकदम सही। और इसी विरोध के चलते दिल्ली के चांदनी चौक में उन्हें मृत्युदंड दिया गया, जो आज अन्याय के खिलाफ एक सर्वोच्च बलिदान का उदाहरण है। सच में इतिहास के ये पन्ने काफी भारी हैं। अब चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। जी। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? विकल्प 1 सर थॉमस रो, 2 कैप्टन हॉकिंस, 3 वास्को ड गामा, 4 जॉब चार्नॉक। या सही उत्तर है 1 सर थॉमस रो। लेकिन यहाँ काफी छात्र कैप्टन हॉकिंस को चुन लेते हैं ना? हाँ, क्योंकि वो पहले आया था। पर कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना होगा। सवाल प्रथम राजदूत यानी फर्स्ट एम्बेसडर के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, राजदूत के रूप में। जी। और कैप्टन हॉकिंस एक व्यापारी के रूप में आया था, जबकि सर थॉमस रो को ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने अपना आधिकारिक प्रतिनिधि बनाकर भेजा था, ताकि मुगल दरबार से व्यापार की परमिशन मिल सके। तो इसका आसान उदाहरण ये है कि थॉमस रो एक ऑफिशियल गवर्नमेंट डेलीगेट थे। आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न पर। ठीक है। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह को रंगीला के उपनाम से जाना जाता था? विकल्प है 1 फर्रुखसिया, 2 मुआज्जम, 3 मोहम्मद शाह, 4 जहानदार शाह। इसका सही विकल्प है 3 मोहम्मद शाह। इनका नाम रंगीला पड़ने का कारण? कारण ये था कि उनका ध्यान साम्राज्य बचाने या युद्ध लड़ने पर बिल्कुल नहीं था। कंसेप्ट ये है कि वो अपना सारा समय संगीत, कला और दरबारी विलासिता यानी लग्जरी में बिताते थे। जैसे? इसका एक उदाहरण है कि जब नादिर शाह दिल्ली पर हमला कर रहा था, तब भी बादशाह महफिलों में ही व्यस्त थे। बिल्कुल सही उदाहरण। अब यह सवाल देखते हैं। 7वां प्रश्न, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद का गठन किस शासक ने किया था? विकल्प 1 छत्रपति शिवाजी, 2 बाजीराव प्रथम, 3 महाराणा प्रताप, 4 कृष्णदेव राय। इसका सही जवाब है 1 छत्रपति शिवाजी, और कारण है उनकी बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था। अष्टप्रधान का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? अष्ट मतलब 8 और प्रधान मतलब मंत्री। शिवाजी महाराज ने अपने प्रशासन को 8 अलग-अलग विभागों में बांट दिया था, जैसे पेशवा यानी प्रधानमंत्री, अमर्त्य यानी वित्त मंत्री आदि। आज के समय का उदाहरण लें तो जैसे प्रधानमंत्री की अपनी एक कैबिनेट होती है, जिसमें हर मंत्री का अपना एक काम होता है। बिल्कुल वैसा ही था ये। अब 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जरूर। जात जाति का प्लेटो या अफलातून किसे कहा गया है? विकल्प 1 चुदामन, 2 बदन सिंह, 3 सूरजमल, 4 राजाराम। यहाँ सही उत्तर है 3 सूरजमल यानी भरतपुर के महाराजा सूरजमल। इन्हें प्लेटो कहने का कारण? देखिए, प्लेटो प्राचीन यूनान के एक बेहद मशहूर दार्शनिक थे। जब 18वीं सदी में पूरे उत्तर भारत में भारी उथल-पुथल मची थी, तब महाराजा सूरजमल ने अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो इसका कॉन्सेप्ट उनकी कूटनीति और राजनीतिक समझ से जुड़ा है। उदाहरण के लिए उन्होंने मराठा, मुगल और अफगानों के बीच अपनी स्ट्रेटेजिक
इंटेलेक्ट से अपना राज्य सुरक्षित रखा। बिल्कुल सही समझा आपने। 9वां प्रश्न पढ़ती हूँ। तूतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से कौन विख्यात था? विकल्प 1 अलबरूनी, 2 अमीर खुसरो, 3 अबुल फजल, 4 फैजी। सही विकल्प है 2 अमीर खुसरो, और ये उपाधि उन्हें उनकी कलात्मक मधुरता के कारण दी गई थी। उनके बारे में कॉन्सेप्ट समझा दीजिएगा। अमीर खुसरो एक महान कवि, सूफी रहस्यवादी और संगीतकार थे। उनकी आवाज और फारसी तथा हिंदवी रचनाओं में इतनी मिठास थी कि उन्हें ये टाइटल मिला। इसका उदाहरण आज के संगीत जगत से ले सकते हैं, जैसे किसी बहुत सुरीले गायक को कोकिला या वॉइस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया जाता है। वैसा ही टाइटल तूतीय हिंद था। चलिए 10वें सवाल पर चलते हैं। हाँ, किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? 1 बलबन, 2 अलाउद्दीन खिलजी, 3 इल्तुतमिश, 4 सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर है 2 अलाउद्दीन खिलजी, और इसका सीधा सा कारण उसकी सैन्य महत्वाकांक्षा थी। यानी फौज और साम्राज्य बढ़ाने का जज्बा। कॉन्सेप्ट ही यही था कि वो असली यूनानी शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर की तरह पूरी दुनिया जीतना चाहता था। और इसका उदाहरण ये है कि इस अंधी चाहत में उसने खुद को दूसरा सिकंदर घोषित किया और अपने सिक्कों पर भी यही नाम छपवाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? विकल्प 1 दौलताबाद, 2 आगरा, 3 लाहौर, 4 जौनपुर। इसमें सही विकल्प है 1 दौलताबाद। इस अजीब फैसले का कारण क्या था? कारण भौगोलिक नियंत्रण यानी ज्योग्राफिकल कंट्रोल था। तुगलक का कॉन्सेप्ट ये था कि दिल्ली उत्तर में है, जहां से दक्षिण भारत पर कंट्रोल रखना मुश्किल है। इसलिए उसने राजधानी देश के बीचों बीच देवगिरी में शिफ्ट की, जिसका नाम दौलताबाद रखा गया। इसका उदाहरण ये है कि इस लंबे सफर में बहुत लोग मारे गए और आखिर में फैसला वापस लेना पड़ा। 12वां सवाल। आगे बढ़ते हैं। सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किस शासक ने किया था? विकल्प 1 अकबर, 2 मोहम्मद बिन तुगलक, 3 शेर शाह सूरी, 4 अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब है 2 मोहम्मद बिन तुगलक। कारण थी उस समय चांदी की कमी। तो इसमें इकोनॉमिक्स का क्या कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट काफी एडवांस था। जब चांदी कम हुई तो तुगलक ने तांबे और पीतल के सिक्के चलाए और आदेश दिया कि इनकी वैल्यू चांदी के टके के बराबर होगी। उदाहरण के तौर पर इसको आज के कागजी नोटों की तरह समझें। कागज की अपनी कीमत नहीं होती, पर सरकार की गारंटी से वो चलता है। हालांकि तुगलक का ये प्रयोग फेल हो गया क्योंकि लोग घर में जाली सिक्के बनाने लगे। 13वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है। सल्तनत काल में सिंचाई के लिए नहरों का सर्वाधिक निर्माण किसने करवाया? विकल्प 1 फिरोज शाह तुगलक, 2 घियासुद्दीन तुगलक, 3 सिकंदर लोदी, 4 इल्तुतमिश। सही उत्तर है 1 फिरोज शाह तुगलक। कारण ये था कि पिछले शासक के प्रयोगों से खजाना खाली था, तो खेती बढ़ानी थी। यानी कृषि विकास का कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल। उसने यमुना और सतलुज जैसी नदियों से कई लंबी नहरें निकलवाईं। इसका उदाहरण यह है कि बंजर जमीनों पर भी खेती होने लगी और राज्य की आमदनी बढ़ गई। अगला सवाल इन्हीं के बारे में है। 14वां प्रश्न। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किस सुल्तान ने लगाया था? विकल्प 1 अलाउद्दीन खिलजी, 2 बलबन, 3 फिरोज शाह तुगलक, 4 औरंगजेब। इसका भी सही जवाब है 3 फिरोज शाह तुगलक। जजिया का कारण और कॉन्सेप्ट क्या था? जजिया एक धार्मिक टैक्स का कॉन्सेप्ट था जो इस्लामिक राज्यों में गैर मुस्लिमों पर उनकी सुरक्षा के बदले लगता था। पहले ब्राह्मणों को इससे छूट थी, पर फिरोज शाह ने अपनी कट्टर नीतियों के चलते ब्राह्मणों पर भी ये लागू कर दिया। यही इसका उदाहरण है। चलिए 15वें सवाल पर आते हैं। हाँ। आधा सफर पूरा हो गया। जी जी। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? विकल्प 1 मोरक्को, 2 फारस, 3 तुर्की, 4 चीन। सही विकल्प है 1 मोरक्को। कारण? बस यात्रा करना और दुनिया देखना था। उनकी यात्रा का कॉन्सेप्ट कैसे इतिहास बन गया? उन्होंने अपने अनुभवों को अरबी भाषा में एक किताब रिहला में दर्ज किया। ये किताब उस समय के भारत का प्रामाणिक वर्णन करती है। उदाहरण के तौर पर उस किताब में भारतीय शहरों और दक व्यवस्था यानी पोस्टल सिस्टम का बहुत डीपली जिक्र मिलता है। अगला सवाल 16वां प्रश्न। बताइए। तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? विकल्प 1 1206 एडी, 2
1398 एडी, 3 1526 एडी, 4 1739 एडी। यहाँ सही उत्तर है 2 1398 एडी यानी 1398। इसका कारण तुगलक साम्राज्य की कमजोरी था जिसका तैमूर ने फायदा उठाया। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इस आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की कमर तोड़ दी। हाँ, उदाहरण के लिए दिल्ली में इतनी भयानक लूटपाट हुई कि उसके बाद सल्तनत कभी अपनी पुरानी ताकत वापस नहीं पा सकी। 17वां सवाल पर चलते हैं। अब हम दक्षिण भारत जाएंगे। अष्टदिग्गज यानी 8 तेलुगु कवि किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? विकल्प 1 हरिहरा प्रथम, 2 कृष्णदेव राय, 3 देवराया द्वितीय, 4 शिवाजी। सही जवाब है 2 कृष्णदेव राय। यहाँ पर एक तुलनात्मक कॉन्सेप्ट भी है ना? बिल्कुल। अभी हमने शिवाजी के अष्टाप्रधान के बारे में पढ़ा था जो 8 मंत्री थे, लेकिन कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। यानी साहित्य और कला के 8 महान विद्वान। ये इसका उदाहरण है कि उनका दरबार साहित्य का बहुत बड़ा केंद्र था। 18वां प्रश्न इसी से जुड़ा है। तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यादा की रचना किसने की थी? विकल्प 1 तेनाली रामा, 2 अल्लसानी पद्दान्ना, 3 कृष्णदेव राय, 4 नंदी थिम्माना। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 कृष्णदेव राय। एक राजा होकर उन्होंने किताब क्यों लिखी? इसका कारण क्या था? कारण ये था कि वो खुद एक उच्च कोटि के विद्वान थे। कॉन्सेप्ट ये है कि राजा सिर्फ योद्धा नहीं होता, समझदार भी होता है। उदाहरण के लिए इस किताब में राजधर्म और राजनीतिक प्रशासन को बिल्कुल वैसे ही समझाया गया है जैसे चाणक्य ने अर्थशास्त्र में समझाया था। अगले सवाल पर चलते हैं। 19वां प्रश्न जी बढ़िए। 1565 ईस्वी यानी 1565 में हुए किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? विकल्प 1 पानीपत का प्रथम युद्ध, 2 खानवा का युद्ध, 3 तालीकोटा का युद्ध, 4 पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसका सही जवाब है 3 तालीकोटा का युद्ध। कारण थी दक्षिण के सुल्तानों की एकजुटता। कॉन्सेप्ट क्या कहता है इस युद्ध के बारे में? कॉन्सेप्ट ये है कि डेक्कन के अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के सुल्तानों ने मिलकर एक गठबंधन बना लिया था। उसे नष्ट कर दिया। ये तालीकोटा की युद्ध का मुख्य उदाहरण है। 20वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? विकल्प 1 डोमिंगो पायस, 2 वास्कोडा गामा, 3 नूनीज, 4 विकल्प 1 और 3 दोनों। यहाँ सही विकल्प है 1 डोमिंगो पायस। कारण था व्यापार और घूमना। इस यात्री के नोट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट यह है कि उसकी डायरी से हमें विजयनगर की भव्यता का पता चलता है। उदाहरण के लिए डोमिंगो पायस ने वहां के विशाल बाजारों की तुलना रोम शहर से की थी, जिससे उसकी समृद्धि साबित होती है। चलिए 21वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब सूफी इतिहास की बारी। जी, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? विकल्प 1 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, 2 बाबा फरीद, 3 निजामुद्दीन औलिया, 4 बख्तियार काकी। सही जवाब है 1 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कारण ये था कि भारत में सूफीवाद के चिश्ती सिलसिले की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इसका मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है ईश्वर से प्रेम और मानवता की सेवा। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण अजमेर शरीफ की दरगाह खुद है, जहां हर धर्म और समुदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के आते हैं। 22वां प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन पर सवाल है अगला। संत कबीर के उपदेशों का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? विकल्प 1 बीजक, 2 गुरु ग्रंथ साहिब, 3 सुरसागर, 4 पद्मावत। इसका सही उत्तर है 1 बीजक। कारण यह है कि कबीरदास जी की वाणियां इतनी प्रभावी थी कि उन्हें लिखित रूप में सहेजना जरूरी हो गया था। इस संग्रह का कॉन्सेप्ट कैसे बना? कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो बस अपने अनुभव से दोहे बोलते थे। बाद में उनके शिष्यों ने उनकी मौखिक वाणियों को एक जगह इकट्ठा किया, जिसमें सखी, सबद और रमैनी शामिल है, और इसी संग्रह को बिजक कहते हैं। ये एक सटीक उदाहरण है। अगला सवाल है 23वां प्रश्न। दर्शन शास्त्र से। अद्वैतवाद यानी अद्वैत मत का प्रतिपादन किसने किया था? विकल्प 1 शंकराचार्य, 2 रामानुजाचार्य, 3 वल्लभाचार्य, 4 कबीर। यहाँ सही विकल्प है 1 शंकराचार्य। कारण आत्मज्ञान का प्रसार करना था। इसका कॉन्सेप्ट क्या था? ये अद्वैत क्या होता है? अद्वैत का शाब्दिक अर्थ है जो दो नहीं है। कॉन्सेप्ट यह है कि मनुष्य की जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, बल्कि मूल रूप से एक ही हैं।
इसका उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि जब अज्ञानता हटती है तो इंसान को इस परम एकता का बोध हो जाता है। 24वां प्रश्न देखते हैं हम। चलिए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प 1 अमृतसर, 2 पटना, 3 तलवंडी, 4 आनंदपुर साहिब। इसका सही जवाब है 3 तलवंडी। और ये सवाल परीक्षा के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिख धर्म के मूल स्थान से जुड़ा है। बिल्कुल। इसका कॉन्सेप्ट और वर्तमान उदाहरण क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि यही वो जगह थी जहां से गुरु नानक देव जी ने समानता की नींव रखी थी। और उदाहरण के तौर पर इस स्थान को आज हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान में है। बहुत खूब। अब आते हैं 25वें सवाल पर। लौटते हैं मुगल काल पर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबूरी किस भाषा में लिखी थी? विकल्प 1 फारसी, 2 तुर्की, 3 अरेबी, 4 उर्दू। सही उत्तर है 2 तुर्की। अब यहाँ छात्र फारसी चुन लेते हैं, पर इसका कारण ये है कि बाबर की मातृभाषा फारसी नहीं थी। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि मुगलों की दरबारी भाषा फारसी जरूर थी, पर बाबर मध्य एशिया से आया था और उसकी भाषा चगताई तुर्की थी। तो इसलिए उसने अपनी दिनचर्या और भारत के मौसम का वर्णन अपनी मातृभाषा में लिखा। यही इसका सबसे सिंपल उदाहरण है। अब 26वां सवाल देखते हैं। एक और आत्मकथा से जुड़ा सवाल। प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? विकल्प 1 हुमायूं, 2 अबुल फजल, 3 गुलबदन बेगम, 4 नूरजहां। यहाँ सही जवाब है 3 गुलबदन बेगम। इस पुस्तक को लिखने का कारण और महत्व क्या था? देखिए, इतिहास अक्सर दरबारी पुरुषों द्वारा लिखा जाता है जो बस राजा की तारीफ करते हैं, पर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक महिला का नजरिया था। गुलबदन बेगम, जो बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थीं, उन्होंने जनाना खाने और पारिवारिक रिश्तों के बारे में लिखा। ये सच में एक यूनिक उदाहरण है। 27वां सवाल पढ़ती हूँ। जी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? विकल्प 1 दिल्ली, 2 सासाराम, 3 आगरा, 4 लाहौर। इसका सही उत्तर है 2 सासाराम। और इस मकबरे की महत्व इसकी वास्तुकला में छिपी है। इसके आर्किटेक्चर का कंसेप्ट कैसा था? कॉन्सेप्ट इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, जैसे ये मकबरा बिहार के सासाराम में एक बड़ी कृत्रिम झील के बिल्कुल बीचों बीच एक अष्टकोणीय यानी ऑक्टेगोनल आधार पर बनाया गया है। पानी के बीच लाल पत्थर की इमारत सच में इंजीनियरिंग का शानदार नमूना। बिल्कुल। अगले सवाल पर चलिए। 28वां प्रश्न। मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? विकल्प 1 अकबर, 2 शेरशाह, 3 जहांगीर, 4 औरंगजेब। यहाँ सही विकल्प है 1 अकबर। इस प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कारण सेना और अधिकारियों को व्यवस्थित करना था। मनसब का कॉन्सेप्ट एकदम सरल भाषा में समझाएं। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रैंक या पद। अकबर ने अपने अधिकारियों को एक रैंक दे दी थी जिसके आधार पर उनका वेतन तय होता था। उदाहरण वही है जैसे आज सेना में लेफ्टिनेंट, मेजर या कर्नल की रैंक होती है। मनसबदारी उसी का मध्यकालीन रूप था। आगे बढ़ते हैं 29वें सवाल पर। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी यानी 1576 में हुआ, वो अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? विकल्प 1 हेमू, 2 महाराणा प्रताप, 3 शेर शाह सूरी, 4 मेदिनी राय। सही जवाब है 2 महाराणा प्रताप। ये युद्ध मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान के कारण लड़ा गया था। इसका कॉन्सेप्ट बहुत प्रेरणादायक है ना? बिल्कुल। जहां राजपूतों के कई राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वहीं महाराणा प्रताप ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने जंगलों में रहकर कड़ा संघर्ष किया। ये उनके शौर्य का अद्भुत उदाहरण है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर, 30वां प्रश्न। जी, पूरे 30 सवाल हो गए। पढ़िए। किस मुगल शासक ने आगरा में न्याय की जंजीर यानी जंजीरे आदल लगवाई थी? विकल्प 1 अकबर, 2 शाहजहां, 3 जहांगीर, 4 हुमायूं। इस अंतिम प्रश्न का सही उत्तर है 3 जहांगीर। बादशाह को ऐसी जंजीर लगवाने की जरूरत क्यों पड़ी? कारण यह था कि वो आम जनता तक डायरेक्ट न्याय पहुंचाना चाहते थे। इसका कॉन्सेप्ट था न्याय प्रणाली में से बिचौलियों को हटाना। उदाहरण के तौर पर उन्होंने आगरा किले से यमुना तक सोने की एक जंजीर बंधवाई। इसे खींचकर कोई भी आम इंसान सीधे बादशाह से न्याय मांग सकता था। ये उस जमाने का डायरेक्ट टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर था। बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ
हमने आज के सभी 30 प्रश्नों का विस्तार से विश्लेषण पूरा कर लिया है। हमने इन सभी प्रश्नों के वास्तुकला, युद्ध, साहित्य और प्रशासनिक नीतियों के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे, जो यकीनन परीक्षा के लिए मजबूत नींव तैयार करेंगे। जी, और आज के इस अध्ययन सत्र को समाप्त करने से पहले हम उस मूल स्रोत सामग्री का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश साझा करना चाहते हैं। तैयारी जारी रखें, सफलता निश्चित है। कीप प्रिपेयरिंग, सक्सेस इज सर्टेन, मोर प्रैक्टिस सेट्स कमिंग सून। निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलती है। सभी मेहनती विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सीधे 8वीं सदी में ले जाता है। प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत के किस क्षेत्र को जीता था? और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला गुजरात, दूसरा सिंध, तीसरा बंगाल या चौथा कश्मीर। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, यानी सिंध। अब देखिए, परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को ये समझना चाहिए कि ये उत्तर क्यों सही है। मोहम्मद बिन कासिम का ये अभियान भारत के पश्चिमी हिस्से पर एक बहुत ही रणनीतिक जीत थी। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को गहराई से देखें तो ये किसी विदेशी शक्ति द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के लिए एक गेटवे या प्रवेश द्वार बनाने जैसा था। अच्छा, मतलब ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी किसी नए देश के बाजार में उतरने के लिए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बंदरगाह वाले शहर को अपना लॉन्च पैड बनाती है। एक बार वो रास्ता खुल गया तो आगे का विस्तार बहुत आसान हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत ही सटीक उदाहरण है। सिंध पर नियंत्रण ने भविष्य के अभियानों के लिए वही आधार तैयार कर दिया था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसी बात से जुड़ा हमारा दूसरा प्रश्न भी है, जो धन और सत्ता के आकर्षण को दिखाता है। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? विकल्प है, पहला कोणार्क सूर्य मंदिर, दूसरा सोमनाथ मंदिर, तीसरा जगन्नाथ मंदिर या चौथा लिंगराज मंदिर। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा विकल्प है, सोमनाथ मंदिर। ये मंदिर उस समय केवल आस्था का केंद्र नहीं था, बल्कि असीम धन संपदा का एक बहुत बड़ा भंडार भी था। गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य ही आर्थिक लूट था। कॉन्सेप्ट ये है कि प्राचीन भारत में बड़े मंदिर उस समय की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े संरक्षक होते थे। यानी अगर इसे आज के नजरिए से समझा जाए तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई हमलावर किसी देश के सेंट्रल बैंक या सबसे सुरक्षित फेडरल रिजर्व को निशाना बनाए, क्योंकि उसे पता है कि सारी संपत्ति वहीं रखी है। गजनवी ने ठीक वही आर्थिक चोट की थी। एकदम सही पकड़ा आपने। संपत्ति का वो संकेंद्रण ही इन मंदिरों को सबसे बड़ा सामरिक लक्ष्य बनाता था। चलिए, अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं, जहां से इतिहास एक नई करवट लेता है। बिल्कुल। तीसरा प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ, उसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? 4 विकल्प हैं। पहला, मुगल साम्राज्य की स्थापना, दूसरा, तुर्की शासन की स्थापना, तीसरा, राजपूत शक्ति का उदय या चौथा, लोदी वंश का अंत। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, तुर्की शासन की स्थापना। यह युद्ध सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि यह एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट यानी सत्ता परिवर्तन था। इस युद्ध के बाद आक्रमणकारी सिर्फ लूटकर वापस नहीं गए, बल्कि उन्होंने यहीं रहकर शासन करने का निर्णय लिया। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कंपनी पहले सिर्फ दूसरे देश में अपना माल बेचकर मुनाफा कमा रही हो, लेकिन अचानक वो उसी देश में अपना हेडक्वार्टर खोलकर पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले ले। तराइन के द्वितीय युद्ध ने तो भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। जी, और यहीं से सल्तनत काल की मजबूत नींव पड़ी थी। और अगर नींव की बात करें तो सदियों बाद एक और निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसके बारे में हमारा चौथा प्रश्न है। हाँ, चौथा प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? विकल्प हैं, पहला 1526 एडी, दूसरा 1556 एडी, तीसरा 1761 एडी या चौथा 1527 एडी। इस ऐतिहासिक प्रश्न का सही उत्तर पहला विकल्प है, 1526 एडी। यह साल इतिहास में इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। इस युद्ध में बाबर की तोपखाने जैसी जो नई तकनीक थी ना, उसने पुरानी युद्ध शैलियों को पूरी तरह पछाड़ दिया था। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रासंगिक है आज के समय में भी। जब भी कोई नई तकनीक बाजार में आती है तो वो पुरानी और स्थापित व्यवस्था को रातों रात खत्म कर सकती है। 1526 का साल उसी तकनीकी और रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। बिल्कुल, एक नई व्यवस्था ने पुरानी दिल्ली सल्तनत को विस्थापित कर दिया था।
अब अगर हम सल्तनत काल के शुरुआती दिनों में वापस लौटें तो हमारा 5वां प्रश्न बहुत ही दिलचस्प उपाधि के बारे में है। हाँ, प्रश्न 5 है, अपनी उदारता और दानशीलता के कारण किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? विकल्प हैं, पहला इल्तुतमिश, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा बलबन या चौथा रजिया सुल्तान। इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ ही है लाखों का दान देने वाला। देखिए, सत्ता के शुरुआत में जनता का समर्थन हासिल करना बहुत जरूरी होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक नया शासक दान और उदारता के जरिए अपनी राजनीतिक वैधता स्थापित करता है। ये तो आज के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी बड़े परोपकारी के काम जैसा है, जहां बड़े पैमाने पर दान देकर समाज में एक सकारात्मक छवि बनाई जाती है। ऐबक ने अपनी उदारता से वही जनसमर्थन हासिल किया होगा। बिल्कुल, छवि निर्माण राजनीति का एक बहुत पुराना हथियार है और छवि निर्माण अक्सर बड़ी इमारतों से भी होता है, जो हमें छठे प्रश्न की ओर ले जाता है। छठा प्रश्न वास्तुकला से जुड़ा है। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? विकल्प हैं, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा इल्तुतमिश या चौथा सिकंदर लोधी। यहाँ सही उत्तर फिर से पहला विकल्प है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इतिहास में बड़ी इमारतें हमेशा सत्ता और विजय के प्रतीक के रूप में बनाई जाती थीं। हालांकि इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन ऐतिहासिक श्रेय हमेशा विजन देखने वाले और नींव रखने वाले को ही जाता है। ये एक आधुनिक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह है। भले ही प्रोजेक्ट को पूरा होने में कई दशक लग जाएं और कई इंजीनियर बदल जाएं, लेकिन उद्घाटन के पत्थर पर नाम हमेशा उसी का होता है जिसने शुरुआत की हो। एकदम सटीक उदाहरण है। शुरुआत करने वाले का विजन ही सबसे महत्वपूर्ण है। खैर, सल्तनत को स्थिर करने के बाद शासन के तौर तरीके भी कड़े होने लगे थे। 7वां प्रश्न इसी नीति पर है। 7वां प्रश्न है कि बलबन द्वारा शुरू की गई पाबोस प्रथा का क्या अर्थ था? विकल्प हैं, पहला सुल्तान को सलाम करना, दूसरा सुल्तान के पैर चूमना, तीसरा सिर झुकाना या चौथा हाथ मिलाना। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा विकल्प है, सुल्तान के पैर चूमना। बलबन का मानना था कि सुल्तान धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये प्रथा दरबारियों को मनोवैज्ञानिक रूप से दबाने और सुल्तान के प्रति उनका पूर्ण समर्पण सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। ये सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण और पावर डायनामिक्स का बेहतरीन उदाहरण है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बहुत ही कठोर कॉर्पोरेट कल्चर में कर्मचारियों को यह एहसास दिलाया जाए कि बॉस के फैसले पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है, बस चुपचाप बात माननी है। हाँ, ये राजशाही के वर्चस्व को शारीरिक हाव भाव से साबित करने का तरीका था और वर्चस्व की इसी नीति से हमारा 8वां प्रश्न जुड़ा है। 8वां प्रश्न है कि विद्रोहों को कुचलने के लिए किस सुल्तान ने लौह और रक्त यानी आयरन एंड ब्लड की नीति अपनाई? विकल्प हैं, पहला बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक या चौथा फिरोज शाह तुगलक। सही जवाब है पहला विकल्प, बलबन। लौह और रक्त का कॉन्सेप्ट किसी भी प्रकार के असंतोष के प्रति जीरो टॉलरेंस को दर्शाता है। यह शासन का वह तरीका है जहां शांति स्थापित करने के लिए राज्य की पूरी ताकत और निर्दयता का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसे हम स्कूल के माहौल से समझें तो ये एक ऐसे बहुत सख्त प्रिंसिपल की तरह है जो अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई करता है कि वो बाकी सभी के लिए खौफनाक मिसाल बन जाए। बिल्कुल, बलबन ने इसी भय के माध्यम से सल्तनत को आंतरिक विद्रोहों से बचाया था। तो चलिए अब इस चर्चा के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, जो मुगल काल पर केंद्रित है। 9वां प्रश्न क्या कहता है? 9वां प्रश्न है, खानवा की युद्ध 1527 में बाबर ने किस राजपूत शासक को हराया था? विकल्प हैं, पहला महाराणा प्रताप, दूसरा राणा सांगा, तीसरा पृथ्वीराज चौहान या चौथा राणा कुंभा। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा विकल्प है, राणा सांगा। पानीपत के बाद मुगल सत्ता को सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय और बहुत ही शक्तिशाली राजपूत गठबंधन से मिल रही थी। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी नई सत्ता को स्थापित होने के लिए वहां की सबसे बड़ी क्षेत्रीय ताकत को हराना अनिवार्य होता है। यह तो व्यावसायिक जगत में मार्केट लीडरशिप हासिल करने जैसा हो गया। कोई भी नई कंपनी तब तक उद्योग की सिरमौर नहीं बन सकती जब तक वो बाजार में पहले से मौजूद सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को सीधे मुकाबले में हरा ना दे। खानवा का युद्ध बाबर के लिए वही सीधा मुकाबला था। एकदम सही। इस जीत ने उत्तर भारत में मुगलों के पांव मजबूती से जमा दिए, लेकिन इतिहास कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। 10वां प्रश्न इसी उलटफेर के बारे में है। 10वां प्रश्न है कि चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ वो हुमायूं और किस शासक के बीच लड़ा गया था?
विकल्प हैं पहला शेरशाह सूरी, दूसरा इब्राहिम लोदी, तीसरा हेमू या चौथा नादिर शाह। यहाँ सही जवाब पहला विकल्प है, शेरशाह सूरी। ये युद्ध इतिहास का एक शानदार टर्निंग पॉइंट है, जहाँ एक रणनीतिक रूप से चतुर स्थानीय शासक ने स्थापित मुगल सत्ता को उखाड़ फेंका था। कॉन्सेप्ट ये है कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती और अति आत्मविश्वास अक्सर हार का कारण बनता है। ये खेलों की दुनिया के उस क्लासिक अंडरडॉग नैरेटिव जैसा है, जब कोई अनप्रेडिक्टेड लेकिन बेहद प्रतिभाशाली टीम अचानक उभरती है और मौजूदा विश्व चैंपियन को बुरी तरह हराकर खिताब अपने नाम कर लेती है। शेरशाह सूरी की ये जीत वैसी ही थी। बिल्कुल, और इस हार ने हुमायूं को लंबे समय के लिए निर्वासित कर दिया था। मुगलों की वापसी के बाद शासन की नीतियां बहुत बदल गईं। 11वां प्रश्न एक बहुत ही प्रगतिशील विचार पर है। 11वां प्रश्न है, सुलह-ए-कुल यानी सार्वभौमिक शांति की नीति किस मुगल सम्राट ने शुरू की थी? विकल्प हैं पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा औरंगजेब या चौथा हुमायूं। इसका सही उत्तर पहला विकल्प है, अकबर। सुलह-ए-कुल का कॉन्सेप्ट केवल धार्मिक सहिष्णुता नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही व्यावहारिक राजनीतिक रणनीति थी। एक विशाल साम्राज्य को ताकत के बल पर हमेशा के लिए नहीं बांधा जा सकता। उसके लिए सभी वर्गों के बीच सद्भाव जरूरी है। ये तो आज की आधुनिक कूटनीति का मूल आधार है। जैसे एक चतुर सीईओ ये जानता है कि कंपनी में अलग-अलग बैकग्राउंड के लोगों के बीच विवाद से उत्पादकता गिरेगी, इसलिए वो एक ऐसा इंक्लूसिव माहौल बनाता है जहां सभी मिलकर काम कर सकें। हाँ, और इसी नीति ने मुगल साम्राज्य को उसका स्वर्णिम युग दिया था। इसी सम्मान और सद्भाव से हमारा 12वां प्रश्न भी जुड़ा है। 12वां प्रश्न है, अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में कौन सा नगर बसाया था? विकल्प हैं पहला आगरा, दूसरा फतेहपुर सीकरी, तीसरा दिल्ली या चौथा लाहौर। यहाँ सही उत्तर है दूसरा विकल्प, फतेहपुर सीकरी। इतिहास में शासक अक्सर अपनी आध्यात्मिक प्रेरणाओं को मूर्त रूप देने के लिए पूरे के पूरे शहर बसा देते थे। शेख सलीम चिश्ती के प्रति अकबर की श्रद्धा ने इस शानदार शहर को जन्म दिया। ये किसी व्यक्ति की विरासत को अमर करने का सबसे भव्य तरीका है। आज के समय में जब किसी महान वैज्ञानिक के सम्मान में पूरी एक नई यूनिवर्सिटी स्थापित की जाती है, तो वो उसी ऐतिहासिक सम्मान का आधुनिक स्वरूप है। बिल्कुल, वास्तुकला अक्सर श्रद्धा और सत्ता का मिला-जुला प्रदर्शन होती है। सत्ता के ऐसे ही एक और भव्य प्रदर्शन पर 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, नादिर शाह द्वारा लूटे गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को अन्य किस नाम से जाना जाता था? विकल्प हैं पहला तख्त-ए-ताउस, दूसरा कोहिनूर, तीसरा दीवान खास या चौथा शाही तख्त। सही जवाब है पहला विकल्प, तख्त-ए-ताउस। ताउस फारसी में मोर को कहते हैं। यह सिंहासन केवल बैठने की जगह नहीं थी, बल्कि यह मुगल साम्राज्य की अकूत संपत्ति और शक्ति का अल्टीमेट सिंबल था। इसे लूटना मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा का अपहरण था। यह एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। इसे ऐसे देखा जा सकता है जैसे किसी बड़ी कंपनी का सबसे मूल्यवान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रातों रात कोई प्रतिद्वंदी छीन ले जाए। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि साख की पूरी तबाही थी। एकदम सही। सिंहासन का जाना ये घोषित कर गया कि अब मुगलों में पहले जैसी ताकत नहीं रही, लेकिन जब ताकत थी तब वास्तुकला अपने चरम पर थी। 14वां प्रश्न इसी पर है। 14वां प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? विकल्प हैं पहला अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब या चौथा जहांगीर। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, शाहजहां। अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के बाद एक ऐसे किले की आवश्यकता थी जो दुनिया को मुगल साम्राज्य की भव्यता दिखा सके। ये इंपीरियल आर्किटेक्चर के जरिए शक्ति प्रदर्शन का कॉन्सेप्ट है। वास्तुकला कूटनीति का हिस्सा कैसे होती है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। जब कोई ग्लोबल टेक कंपनी एक विशाल और आधुनिक कैंपस बनाती है, तो उसका उद्देश्य सिर्फ कर्मचारियों को बैठाना नहीं होता, बल्कि प्रतिस्पर्धियों को अपनी हैसियत दिखाना होता है। बिल्कुल, ईंट और पत्थर भी राजनीति की भाषा बोलते हैं। अब प्रशासन को चलाने के लिए भाषा की भी जरूरत थी, तो 15वां प्रश्न उसी बारे में है। 15वां प्रश्न है, मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? विकल्प हैं पहला अरबी, दूसरा फारसी, तीसरा तुर्की या चौथा उर्दू। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, फारसी। मुगल शासकों की मातृभाषा चगताई तुर्की थी, लेकिन प्रशासनिक कार्यों के लिए उन्होंने फारसी को अपनाया। कॉन्सेप्ट यह है
कि एक विशाल साम्राज्य को एक समान प्रशासनिक भाषा की आवश्यकता होती है जो पूरे सिस्टम को जोड़ सके। ये तो कॉर्पोरेट लैंग्वेज पॉलिसी जैसा हो गया। एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसके ऑफिस दुनिया के 20 देशों में हैं, वो अपना सारा काम अंग्रेजी में करती है ताकि कम्युनिकेशन गैप ना रहे। फारसी ने उस समय वही लिंग्वा फ्रैंका का काम किया। हाँ, बिल्कुल। प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए 16वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 16वां प्रश्न है, मुगलों के अधीन मनसब शब्द का क्या अर्थ था? विकल्प हैं, पहला एक कर, दूसरा पद या ओहदा, तीसरा धार्मिक ग्रंथ या चौथा मुद्रा। इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है, पद या ओहदा। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा एक ऐसा ढांचा थी जिसने सैन्य और नागरिक प्रशासन को एक साथ जोड़ दिया। हर अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था जो उसकी हैसियत तय करता था। ये किसी भी बड़े संगठन को चलाने के लिए हायरार्की का एक शानदार कॉन्सेप्ट है। ये आधुनिक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसा है, जहां हर कर्मचारी का एक पे ग्रेड या डेजिग्नेशन होता है और उसी के आधार पर उसकी जिम्मेदारियां तय होती हैं। बिल्कुल, मनसबदारी ने प्रशासन को बहुत ही व्यवस्थित रूप दिया था। चलिए, अब हम चर्चा के तीसरे और अंतिम चरण की ओर मुड़ते हैं। 17वां प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों स्थानांतरित की? विकल्प हैं, पहला अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए, दूसरा बेहतर व्यापार के लिए, तीसरा धार्मिक कारणों से या चौथा जनसंख्या बढ़ने के कारण। सही जवाब है पहला विकल्प, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए। मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश कंपनी का दखल इतना बढ़ गया था कि नवाब के लिए काम करना मुश्किल हो गया था। ये कॉन्सेप्ट है सामरिक स्वायत्तता वापस पाने का। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजिक रिट्रीट थी। जब किसी व्यवसाय में बाहरी स्टेक होल्डर का दखल बहुत बढ़ जाए तो मैनेजमेंट अपनी नियंत्रण रेखा सुरक्षित करने के लिए अपना बेस दूर शिफ्ट कर लेता है। मीर कासिम मुंगेर जाकर यही आज़ादी चाह रहे थे। हाँ, हालांकि ये कदम अंततः युद्ध का कारण बना, लेकिन रणनीति यही थी। 18वां प्रश्न 1857 की क्रांति के बाद के समय पर है। 18वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद अंतिम मुगल बादशाह को कहाँ निर्वासित किया गया था? विकल्प हैं, पहला काबुल, दूसरा रंगून, तीसरा लंदन या चौथा नेपाल। इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है, रंगून। बहादुर शाह जफर विद्रोहियों के प्रतीकात्मक नेता थे। विद्रोह कुचलने के बाद अंग्रेजों के लिए इस प्रतीक को भारत से हटाना जरूरी था। कॉन्सेप्ट ये है कि पुरानी सत्ता के केंद्र को उसकी जमीन से काटकर हमेशा के लिए खत्म कर देना। ये किसी भी आंदोलन को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने का तरीका है। जब सबसे बड़े चेहरे को हटा दिया जाता है तो जनता को संदेश मिलता है कि पुरानी व्यवस्था की वापसी अब नामुमकिन है। ये एक युग का निर्वासन था। बिल्कुल, और मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया। लेकिन इतिहास साहित्य में जिंदा रहता है, जो हमें 19वें प्रश्न पर ले जाता है। 19वां प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी? विकल्प हैं, पहला चंद्रबरदाई, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी या चौथा अबुल फजल। सही जवाब है पहला विकल्प, चंद्रबरदाई। दरबारी कवियों की भूमिका सिर्फ कविताएं लिखना नहीं था, बल्कि वे राजा के जीवन और संघर्ष को आने वाली पीढ़ियों के लिए दस्तावेज के रूप में सहेजते थे। चंद्रबरदाई ने अपने शब्दों के माध्यम से राजा की वीरता का वो नैरेटिव गढ़ा जो आज तक गूंजता है। हाँ, साहित्य इतिहास की स्मृति को आकार देता है। साहित्य और भक्ति के संगम पर हमारा 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न है, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद किस देवता को समर्पित है? विकल्प हैं, पहला भगवान राम, दूसरा भगवान कृष्ण, तीसरा भगवान शिव या चौथा भगवान विष्णु। यहाँ सही उत्तर दूसरा विकल्प है, भगवान कृष्ण। गीत गोविंद 12वीं सदी का एक महाकाव्य है जिसने भक्ति आंदोलन को नई ऊर्जा दी। कॉन्सेप्ट यह है कि उस दौर का श्रेष्ठ साहित्य व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति प्रेम पर केंद्रित होता था। इस रचना ने कला और संगीत की कई विधाओं को प्रेरित किया। ये ऐसा है जैसे कोई मास्टरपीस रचना सामने आए और दशकों तक कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। बिल्कुल, ये एक पूरी सांस्कृतिक लहर थी। वास्तुकला की एक अनोखी पहचान पर 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न है, पीले बलुआ पत्थर से बना कौन सा किला सोनारगढ़ कहलाता है? विकल्प हैं, पहला जोधपुर किला, दूसरा जैसलमेर किला, तीसरा चित्तौड़गढ़ या चौथा बीकानेर किला। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, जैसलमेर किला।
इस किले का निर्माण स्थानीय पीले पत्थर से हुआ है। जब धूप इस पत्थर पर पड़ती है तो यह सोने की तरह चमक उठता है। ये स्थानीय भूगोल और वास्तुकला के तालमेल का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही शानदार आर्किटेक्चरल ब्रांडिंग है। जैसे किसी आधुनिक शहर की सिग्नेचर बिल्डिंग अपने डिजाइन से पहचानी जाती है, जैसलमेर के किले ने अपनी प्राकृतिक चमक से अपना ब्रांड नाम स्थापित कर लिया। हाँ, एकदम सही। जीत के जश्न को वास्तुकला में कैसे उतारा गया, इस पर 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प हैं, पहला राणा सांगा, दूसरा राणा कुंभा, तीसरा राणा प्रताप या चौथा पृथ्वीराज चौहान। इस प्रश्न का सही जवाब दूसरा विकल्प है, राणा कुंभा। मालवा और गुजरात पर अपनी जीत के बाद राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। कॉन्सेप्ट ये है कि विजय को पत्थरों पर उकेला जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे देख सकें। ये राष्ट्रीय गौरव को स्थायित्व देने का तरीका है। जैसे विश्व युद्ध के बाद वॉर मेमोरियल बनाए गए, विजय स्तंभ भी 15वीं सदी का एक भव्य मेमोरियल है जो गर्व की कहानी बयां करता है। बिल्कुल। अब बात अर्थव्यवस्था की करते हैं। 23वां प्रश्न अपने समय से बहुत आगे की सोच को दर्शाता है। 23वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सांकेतिक मुद्रा किस धातु में चलाई थी? विकल्प हैं, पहला सोना, दूसरा तांबा या कांस्य, तीसरा चांदी या चौथा लोहा। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, तांबा या कांस्य। चांदी की कमी को देखते हुए तुगलक ने ये सिक्के चलाए और आदेश दिया कि उनका मूल्य चांदी के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि मुद्रा की कीमत धातु में नहीं बल्कि राज्य के आदेश में होती है। ये तो आधुनिक अर्थव्यवस्था की फिएट करेंसी या कागज के नोट वाली व्यवस्था का बिल्कुल सटीक सिद्धांत है। हमारे नोट की अपनी कोई कीमत नहीं होती, बस रिजर्व बैंक की गारंटी उसे मूल्यवान बनाती है। तुगलक का विचार बहुत आधुनिक था। एकदम सही विश्लेषण। विचार शानदार था, बस उस समय नकली सिक्कों को रोकने की तकनीक नहीं थी। तुगलक के ही एक और प्रयोग पर 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? विकल्प हैं, पहला बलबन, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा इल्तुतमिश या चौथा अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब है दूसरा विकल्प, मोहम्मद बिन तुगलक। जब साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैल गया तो दिल्ली से नियंत्रण मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने दौलताबाद को राजधानी बनाया जो बीचों बीच था। ये प्रशासन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट करने का प्रयास था। जैसे जब व्यापार बड़ा हो जाता है तो कंपनी अपना हेड ऑफिस किसी केंद्रीय शहर में ले आती है ताकि लॉजिस्टिक्स आसान हो जाए। हाँ, लेकिन भूगोल हमेशा प्रशासन के फैसलों पर भारी पड़ता है। व्यापार ने इतिहास को कैसे प्रभावित किया, ये 25वां प्रश्न बताता है। 25वां प्रश्न है, भारत में तंबाकू की खेती किस यूरोपीय शक्ति द्वारा शुरू की गई थी? विकल्प है, पहला अंग्रेज, दूसरा पुर्तगाली, तीसरा फ्रांसीसी या चौथा डच। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा विकल्प है, पुर्तगाली। पुर्तगाली दक्षिण अमेरिका से कई नई फसलें भारत लाए। ये ऐतिहासिक ग्लोबलाइजेशन और कैश क्रॉप इकोनॉमी की शुरुआत थी। ये देखना दिलचस्प है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने कैसे हमारी कृषि को बदल दिया। जो फसलें यहाँ थी ही नहीं, वो ग्लोबल सप्लाई चेन के जरिए आईं और अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गई। बिल्कुल। और यही व्यापार जब राजनीति बन गया तो ऐतिहासिक संधियां हुई। 26वां प्रश्न देखिए। 26वां प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? विकल्प हैं, पहला 1757, दूसरा 1765, तीसरा 1764 या चौथा 1857। यहाँ सही उत्तर है दूसरा विकल्प, 1765। इस संधि ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए। कॉन्सेप्ट ये है कि इस दस्तावेज ने कंपनी को व्यापारियों से प्रशासक बना दिया। ये ऐसा है जैसे कोई थर्ड पार्टी वेंडर जो सिर्फ सेवा दे रहा था, वो अचानक लीगल एग्रीमेंट हासिल करके पूरे रेवेन्यू कलेक्शन का मालिक बन जाए। इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को वही वैधता दी। एकदम सही। सत्ता के केंद्रों के बदलाव पर 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? विकल्प हैं, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा कन्नौज, तीसरा उज्जैन या चौथा थानेसर। इसका सही उत्तर दूसरा विकल्प है, कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कॉन्सेप्ट ये है कि कन्नौज व्यापार और कृषि के लिहाज से समृद्ध था और सत्ता हमेशा आर्थिक अवसर वाले स्थानों पर जाती है। ये इकोनॉमिक माइग्रेशन का एक बड़ा रूप है। आज भी जैसे जैसे तकनीक के नए केंद्र उभरते हैं, बड़े व्यवसाय नए मेट्रोपॉलिटन शहरों की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, आर्थिक शक्ति ही राजनीतिक दिशा तय करती है। और अब हम अंतिम प्रश्न पर आ गए हैं। बिल्कुल। 28वां प्रश्न है, हम्मीर महाकाव्य
की रचना किसने की थी? विकल्प है पहला नयनचंद्र सूरी, दूसरा कान्हड़ देव, तीसरा जोधराज या चौथा चंद्रबरदाई। सही उत्तर है पहला विकल्प नयनचंद्र सूरी। ये ग्रंथ हम्मीर देव की वीरता और अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ उनके प्रतिरोध का वर्णन करता है। यह साहित्य के माध्यम से प्रतिरोध को संरक्षित करने का उदाहरण है। ऐसे महाकाव्य पीढ़ियों के लिए प्रेरणा होते हैं। जैसे आज किसी ऐतिहासिक संघर्ष पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है ताकि वीरता समाज की यादों में ताजा रहे। हमीर महाकाव्य ने सदियों तक यही काम किया। बिल्कुल, साहित्य और इतिहास का ये गठजोड़ ही हमें अतीत की स्पष्ट तस्वीर दिखाता है। और इसी के साथ हमने इस महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के सभी 28 प्रश्नों का सफर पूरा कर लिया है। इस गहरी चर्चा का निष्कर्ष ये है कि इतिहास महज तारीखों की सूची नहीं है। हर घटना के पीछे एक गहरा कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है। परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इस विश्लेषणात्मक तरीके से रटने की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाती है। सही कहा, जब हम किसी शासक के फैसले को उस समय की राजनीति या अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखते हैं, तो इतिहास जीवंत लगने लगता है। मुझे विश्वास है कि सुनने वालों को इस तरीके से बहुत ठोस दिशा मिलेगी। आज की इस यात्रा को समाप्त करने से पहले सोचने का एक नया बिंदु छोड़ते हैं। विचार कीजिएगा, इतिहास पूरी तरह से कारण और प्रभाव की श्रृंखला है। अगर किसी राजा ने एक विशेष व्यापारिक मार्ग को नियंत्रित करने की कोशिश ना की होती या नई तकनीक का इस्तेमाल ना हुआ होता, तो क्या आज का राजनीतिक नक्शा वैसा ही होता? इतिहास के हर छोटे फैसले ने भविष्य की बड़ी इबारत लिखी है। इस विचार के साथ इतिहास को नए नजरिए से देखते रहिए।